से आगे में आज शाम अलकायदा समेत दहशतगर्द तंजीमें आज भी आलमी अमन के लिए खतरा क्यों? दाखिली सलामती का महकमा होमलैंड सिक्योरिटी गुज़श्ता 8 साल में अमरीका को महफूज बनाने में कितना कामयाब? और 11 सितंबर के बाद अमरीका में इस्लामोफोबिया और इस्लाम के बारे में आगही दोनों में इजाफा। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से खुश आमदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं आयशा खालिद। नाज़रीन, दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतल्लिक अमरीकी इदारों के आला ओहदेदार 11 सितंबर की 10वीं बरसी के मौके पर दहशतगर्दी के एक काबिल भरोसा लेकिन गैर मुसद्दका मंसूबे की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम को शुबा है कि एक अमरीकी शहरी समेत 3 अफराद कार बम के जरिए वाशिंगटन या न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी के मंसूबे के साथ अगस्त के महीने में अमरीका में दाखिल हुए हैं। न्यूयॉर्क शहर के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग का कहना है कि शहर की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। एक अमरीकी टेलीविजन ABC के मुताबिक हुकाम किराए पर हासिल किए जाने वाले 2 ऐसे ट्रक्स भी तलाश कर रहे हैं जो गायब हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक तर्जुमान के मुताबिक सदर बराक ओबामा को सूरत हाल से मुस्तकिल आगाह रखा जा रहा है और उन्होंने दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक इदारों को अपनी कोशिशों में इजाफे के लिए कहा है। साबिक नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज का कहना है कि दुनिया के कई ममालिक को आज भी अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से हमलों का खतरा है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी का मुकाबला इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से किया जाना चाहिए और फौज का इस्तेमाल सिर्फ इंतहाई ज़रूरत के मौके पर ही किया जाए। उन्होंने ये बातें वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मोहम्मद आतिफ से एक इंटरव्यू में कहीं। आइए देखते हैं। सेक्रेटरी आर्मिटेज, क्या आप समझते हैं कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा इस काबिल है कि वो दुनिया के किसी मुल्क में दहशतगर्द हमला कर सके? और क्या अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिकमत अमली में तब्दीली आनी चाहिए? मैं समझता हूं कि उसामा बिन लादेन की हलाकत तमाम दहशतगर्दों के लिए एक पैगाम था कि आप भाग सकते हैं, कुछ अरसे के लिए छुप सकते हैं, मगर हमेशा के लिए नहीं। लेकिन अब भी मैं समझता हूं कि दुनिया के मुल्कों को अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से हमलों का खतरा है और हमें इससे निमटना होगा। मुझे ज़ाती तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का लफ्ज़ पसंद नहीं, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई इन जंगों जैसी नहीं जो हमने फाशिज्म या कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ी हैं। दहशतगर्दी हमें अपना तर्ज जिंदगी बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती, मगर दहशतगर्दी पर हमारा गैर मामूली रद्द-ए-अमल हमारे तर्ज जिंदगी को बदल सकता है और कुछ अरसे से मुझे खदशा है कि शायद हमारा रद्द-ए-अमल गैर मामूली रहा हो। दहशतगर्द तंजीमें फैलती जा रही हैं। वो अब मुख्तलिफ ममालिक में जंगजू भर्ती कर रही हैं। पहले तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मसाइल थे, लेकिन अब यमन और सोमालिया में भी अलकायदा और इससे जुड़ी तंजीमें जड़ें पकड़ रही हैं। आपके ख्याल में इन तंजीमों को खत्म करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो किस हद तक कामयाब हैं? और क्या आलमी इत्तेहाद को दुनिया के इन हिस्सों में भी फोर्सेस भेजनी चाहिए या इन मुल्कों की हुकूमतों की मदद की जाए ताकि वो अपने मुल्कों में दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला कर सकें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर मौके पर भरपूर फौजी ताकत का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। दहशतगर्दी का मुकाबला इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से किया जाना चाहिए और बहुत कम मौक़ों पर फौजी ताकत को इस्तेमाल किया जाए। ये सवाल कि क्या हम किसी मुल्क को दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मदद फराहम करें, इसका इन्हिसार इस पर है कि इस मुल्क की क़यादत किस हद तक संजीदा है। गुज़श्ता 10 सालों में दहशतगर्दी का खतरा बदल चुका है। अब अमेरिका को अपनी ही सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का खतरा है, जिसे होम ग्रोन टेररिज्म का नाम दिया जाता है। आपके ख्याल में इस सूरत हाल के पीछे क्या अनासिर हैं? अमरीका की बात करें तो हमारे मुल्क में कुछ लोग ये समझते हैं कि अमरीकी हुकूमत ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगियों में दखल अंदाजी कर रही है और वो उसके खिलाफ अपना रद्द अमल दिखाना चाहते हैं। इसीलिए मलेशिया तंजीमें बनती हैं। इसीलिए 1996 में ओक्लाहोमा शहर में टिमोथी मैकवे ने बम धमाके किए। तो ये एक वजह है, मगर ये वाहिद या बहुत बड़ी वजह नहीं। सदर बनने के बाद बराक ओबामा ने ग्वांतानामो को बंद करने के लिए बिल पर दस्तखत
दस्तखत भी किए। क्या वजह है कि वो ये कैद खाना बंद करने में नाकाम रहे? मेरा ख्याल है वो हिचकिचाए, और आपने वो कहावत सुन रखी होगी कि जो हिचकिचाता है वो हारता है। उन्होंने इब्तिदा में कहा कि वो ग्वांतानामो बे को बंद करेंगे क्योंकि ये आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस है, और वो वहाँ के कैदियों को अमरीकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम कैद खानों में लाएंगे। क्योंकि मिस्टर ओबामा ने इस मामले के बेमानी पहलुओं पर वक्त ज़ाय किया, इसलिए असल मसले पर उनकी गिरफ्त कमजोर हो गई और रियासतों के गवर्नर ज्यादा ताकतवर हो गए। मेरा ख्याल है ये सदर के लिए काबिल फख्र बात नहीं है। There is a common perception in the Muslim world that nothing is going to happen about Guantanamo. मुस्लिम दुनिया में एक आम तासुर पाया जाता है कि ग्वांतानामो को बंद नहीं किया जाएगा और कोई भी वहाँ पेश आने वाले तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, जैसे वाटर बोर्डिंग या तफ्तीश के दीगर सख्त तरीके। दो सवाल हैं कि क्या ग्वांतानामो बे बंद होगा या नहीं। मेरा ख्याल है कि इसका इम्कान ना होने के बराबर है कि ग्वांतानामो आने वाले कुछ अरसे में बंद होगा। ये एक अलहदा बहस है कि बुश हुकूमत के वस्ती दौर या उसके बाद क्या हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि जॉर्ज बुश ने खुद वाटर बोर्डिंग जैसे तरीकों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। जब अमरीकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो इराक में सद्दाम हुकूमत पर हमला करेगी, तो आप उस वक्त एक अहम इंतजामी ओहदे पर फाइज थे। अब जब आप माजी में झांकते हैं तो इराक जंग के बारे में क्या महसूस करते हैं? Well, I have mixed thoughts because over 4,000 Americans have died and God knows how many Iraqi citizens have died. मेरे ख्यालात मिले जुले हैं क्योंकि 4,000 अमरीकी फौजी वहाँ हलाक हुए और खुदा जाने कितने इराकी शहरी हलाक हुए। एक तरफ मुझे इसका बहुत दुख होता है, दूसरी तरफ अब इराक में एक आइन है, वहाँ औरतों और अक़लियतों के हुकूक का एहतराम किया जाता है। वो ऐसा मुल्क नहीं रहा जो अपने हमसाया मुल्कों पर हमला करे जैसा कि पहले होता था। तो मैं इस सवाल पर कश्मकश का शिकार हूँ। इराक पर हमले की बुनियादी वजह बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी थी जो कि नहीं मिल सके। आपके ख्याल में गलती क्या हुई? मेरा ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस इदारों ने खुद ही अपना नाम खराब किया। आप एक दूसरे को अपनी ही मालूमात दे रहे थे कि इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अमरीकी इंतजामिया का हर रुकन ये समझता था कि सद्दाम हुसैन के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। हम सिर्फ ये नहीं समझ सके कि वो जंग का खतरा क्यों मोल लेंगे। अगर उनके पास हथियार नहीं थे तो वो कह देते और हम हमला न करते और आलमी बरादरी की तशवीश खत्म हो जाती। मगर सद्दाम हुसैन की फांसी से पहले होने वाली तफ्तीश में हमें पता चला कि वो आलमी बरादरी की तरफ से हमले के लिए नहीं बल्कि ईरान से खौफजदा थे और नहीं चाहते थे कि ईरान को पता चले कि उनके पास एटमी हथियार नहीं हैं। Mr. Secretary, thank you very much for your time. Mr. Latif. Thank you. Pleasure. यहाँ पर एक ब्रेक। और 9/11 के बाद अमरीकी मुसलमानों ने इस्लाम के बारे में पैदा होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का किस तरह से मुकाबला किया, इस पर एक रिपोर्ट। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।